Hello student, our today's topic is magnetic field from class 12th chapter number 7. तो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से अगला अपना जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की, देखो क्या होता है कि अगर मैं एक बात मैग्नेट की करूँ, एक मैग्नेट है और उसके चारों तरफ अगर मैं कंपास लेके आता हूँ तो वो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ये एक मैग्नेट है एन एंड और एस, और इस तरीके से आउटसाइड द मैग्नेट एन से एस की ओर जाती है, एन से एस की ओर जाती है, इनसाइड से एस से एन की ओर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं यहाँ पर कंपास रखूँगा, ये कंपास इधर है, सोचो कंपास इधर डिफ्लेक्ट, एन ऊपर दिखा रहा है एस, लेकिन जब मैं इसके पास लेके आऊँगा तो ये किधर रिप्रेजेंट करेगा, ये इधर रिप्रेजेंट करेगा, ये इधर रोटेट कर जाएगा, मतलब एन इधर दिखाएगा और एस इधर दिखाने लग जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो कि कौन कर रही है, ये मैग्नेट। कौन कर रही है, ये मैग्नेट। ये मैग्नेट जो कौन सा फील्ड जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो इसका अगर एन और एस, और अगर मैं इसी मैग्नेट एक दूसरी और मैग्नेट लूँ, उसका एन और एस इसके पास लाऊं, तो दोनों मैग्नेट के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। जब सेम पोल, मैग्नेट के सेम पोल आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। अब भाई एक चीज़ समझ आया, मतलब कि अगर एन, ये सोचो एन है और ये एस ला रहा हूँ, एन और एस को पास ला रहा हूँ तो अट्रैक्ट कर जाएगा, चिपक जाएंगे। और एन और एन दोनों पास ला रहा हूँ तो ऐसे इस तरीके से होती है मैग्नेट, वो रिपल्सन होता हूँ। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, और सेम पोल आ जाएंगे तो रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर भागती है। करके देख लेना, घर पे कर सकते हो तुम प्रैक्टिकल। हाँ, तो इस तरीके से अपने को ये आज अपन चर्चा करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करेंगे, लेकिन मैग्नेट के कारण नहीं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, मतलब एक ऐसे तार के कारण जिसमें करंट फ्लो कर रही है, एक ऐसे तार के कारण जिसमें क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, और उसके चारों ओर जो फील्ड जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात ठीक है। तो देखो एक वायर ले लिया मैंने, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जूम कर लिया, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ऐसे मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसमें क्या करंट फ्लो कर रही है, आई। करंट कैरिंग कंडक्टर है, पी और क्यू की बात। तो पी और क्यू करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अब यहाँ पर इस पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कि किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसको राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ते हैं कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहे, तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इधर वाले में पी पॉइंट पर उंगलियां बाहर निकल रही हैं, और पी पॉइंट पर अगर उंगलियां बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, डॉट। ये यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अपने को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। भाई अगर मैं बोल दूँ एक यहाँ ये मैग्नेट है, मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये मैग्नेट है, जब मैं किसी इसको लोहे के मटेरियल के पास लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, मैग्नेट है। अब मेरे को ये पता करना है कि ये मैग्नेट तो है, पर इसका नॉर्थ एंड और साउथ एंड कौन सा है। तो इसके नॉर्थ और साउथ एंड का पता लगाने के लिए मैं एक दूसरी मैग्नेट लाऊंगा जिसका मेरे को पहले से नॉर्थ और साउथ एंड पता हो। कैसे, मान लो ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड ऊपर वाला, नीचे साउथ एंड है, तो मैं नॉर्थ एंड को इसके पास लाता हूँ, और अगर ये इससे अट्रैक्ट हो जाए, इसका मतलब ये वाला एंड कौन सा है, इसका साउथ एंड है। और ये वाला एंड के कारण ये वाला एंड रिपेल हो जाए,
इसको पास ला रहा हूँ, ये वाला रिपेल हो रहा है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि इस मैग्नेट का ये वाला एंड नॉर्थ एंड होगा। क्यों? क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। इसका मतलब अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है प्रोड्यूस, उसका अगर मेरे को पता लगाना है तो मेरे को वहाँ पर एक और चीज़ लानी पड़ेगी। क्या भाई? मेरे को पता है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं एक और चीज़ लाता हूँ, वो है एक चार्ज। अपन ने अभी तक एक चार्ज को स्टेशनरी रखा था, अब की बार इस चार्ज को क्यू चार्ज लेते हैं, यहाँ पर क्यू चार्ज ले लिया, और इस क्यू चार्ज को अपन ने क्या करा, इसको मूव करा दिया। किस डायरेक्शन में मूव कराया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर, और मैंने इस चार्ज को भी ऐसे ही मूव कराया। पहले इस चार्ज को मैंने स्टेशनरी रखा, v बराबर 0, एक पॉइंट करते, तो चार्ज क्या है, स्टेशनरी। चार्ज क्या है, स्टेशनरी मतलब स्थिर है। और अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी स्टेशनरी चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड जनरेट करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब अगर ये केवल विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस कर रहा है तो इस चार्ज पर इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या कोई फोर्स लगना चाहिए। भाई एक मैग्नेट है और इसके बाद पास में मैं एक प्लास्टिक की चीज़ लेके जाता हूँ, एक प्लास्टिक की चीज़ लेके जाता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लास्टिक वाली चीज़ क्या मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी? नहीं करेगी। तो अगर मैं एक मैग्नेट के पास में एक प्लास्टिक की चीज़ लेके जाता हूँ तो इस प्लास्टिक की चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। हाँ, एक मैग्नेट के पास में अगर मैं दूसरा एक मैग्नेटिक मटेरियल लाता हूँ जो खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो स्टेशनरी चार्ज, और स्टेशनरी चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा क्या? जब प्रैक्टिकल करके देखा तो वहाँ पर ये पाया कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, यहाँ पर अपन ने देखा प्रैक्टिकल में, कौन भाई साहब ने, और स्टेट भाई साहब ने, कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, 0। तो अपने को एक चीज़ समझ में आई कि स्टेशनरी जो चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, आगे अपन ने एक और केस करा, वही एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, वही करंट फ्लो कराई, सेम P और Q, सेम पॉइंट लिया, सेम चार्ज लिया, Q चार्ज है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेम। और अब मैंने इस चार्ज को वेलोसिटी दे दी, चार्ज को मैंने वेलोसिटी दे दी है, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मैंने क्या रखी है, इसी के अलोंग रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही रखी है। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा, तो मतलब अब चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन मूव तो कर रहा है सर, लेकिन चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही अगर चार्ज मूव कर रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहाँ से क्या पता चलता है, V इज पैरेलल टू B, तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री हुआ तो अपन ने प्रैक्टिकली क्या देखा कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा, वो ओरस्टेड भाई साहब ने क्या देखा कि वो 0 ही लग रहा है, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। हमने बोला यार कि मूविंग चार्जेस पर तो करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा इसी चीज़ को आगे, करंट आई, वही P Q, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वही डॉट Q चार्ज लिया। अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, और जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो वेलोसिटी लिया वो किसके परपेंडिकुलर है, B के, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या देखा कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई, और वो मैग्नेटिक फोर्स है।
और उसकी वजह से ये जो क्या चार्ज है वो ऐसे डेविएट हो गया। डेविएट द मूविंग चार्ज इन्फ्लुएंस with a field which is produced by the current carrying conductor। कि ऐसे फील्ड के कारण वो डेविएट हुआ, ऐसे फील्ड के कारण डेविएट हुआ जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण प्रोड्यूस होता है। और अपन ने पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कौन सा चार्ज फील्ड प्रोड्यूस होता है, कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्ज के चारों ओर और स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्रॉस हो जाता ये डॉट तो कुछ इस तरीके से। यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से और अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मतलब कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जब मैं उसमें करंट फ्लो करता हूँ। यार एक चीज़ तो समझ में आई कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैं अगर करंट फ्लो करूँगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसमें मैंने क्या करा, उसके पास में पहले मैंने एक स्टेशनरी चार्ज रखा, तो स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता। वहीं मैंने दूसरे केस में क्या करा, चार्ज को मूव तो कराया लेकिन किसके पैरेलल में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव करा है। तब भी मैंने क्या देखा, तब भी ओरस्टेड भाई साहब ने क्या देखा कि उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा, वो बाद में उसने डिस्कस करा कि भाई वो क्या है, V और B दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। ठीक है भाई। और जब वो दोनों परपेंडिकुलर हुए तो V को मैंने ऐसे मोशन में दिया, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है डॉट, तो देखो V ऊपर और B इधर दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। V ऊपर B इधर दोनों एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और थीटा 90 डिग्री, तो जो फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स वो क्या हुआ, मैक्सिमम वर्क करा, मैक्सिमम वर्क। और ज़्यादा अगर काम करेगा तो क्या हो गया, ये चार्ज जा तो ऐसे रहा था, इस पर फोर्स इधर की ओर धक्का लगा। अब सोचो कोई चीज़ ऐसे जा रही है, उस पर मैं इधर धक्का लगाऊंगा तो ऐसे डेविएट होगा नहीं होगा। देखिए ऊपर जा रही है और ऐसे धक्का लगाऊँ तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, डेविएट हुआ। और मूविंग चार्ज जैसे डेविएट हुआ, किसकी वजह से, कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो चारों ओर प्रोड्यूस कौन सा फील्ड है, विथ ए मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से, अब लिख सकते हैं अपन, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। इसका मतलब एक मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करता है, सो दैट वी कैन से ए मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि चाहे मूविंग हो चाहे स्टेशनरी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि चार्ज है। लेकिन अगर उसको मूव करा दिया और वो मूव कराने के बाद में डेविएट हो गया, इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। इस तरीके से अगर इस चार्ज के इस तरीके से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये वाला जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वो डेविएट हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरी चीज़ पर कब फोर्स लगता है, जब वो खुद मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब मूविंग चार्ज जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तभी उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब अगर कोई स्थिर आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि मूविंग चार्जेस कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब एक एक चीज़ समझते हैं कि जो मूविंग चार्ज है,
अब अपन ओरस्टेड भाई साहब ने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस किया, तो अपन इसका देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो ओरस्टेड भाई साहब ने क्या करा, वही वायर लिया, करंट फ्लो करा, यही P और Q वायर है, ठीक है। इसका एक पॉइंट लिया यहाँ पर जिसमें अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इसको मूव करा दिया v वेलोसिटी से। अब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना Q चार्ज, और वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्या देखा, इसके ऊपर जो फोर्स वर्क करा जब ये डेविएट हुआ, कि इसके ऊपर जो फोर्स वर्क करा है ना, वो इस चार्ज के, इसको चार्ज को उसने 2 गुना कर दिया। इस चार्ज को जब 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो उसने देखा ये जो लगने वाला जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ से उसको पहला स्टेटमेंट क्या निकला, पहला स्टेटमेंट मिला कि द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है भाई, पहला आ गया उसको। अब उसने क्या करा, ये जो वायर है इसमें करंट को डबल करा, और करंट को डबल करा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड डबल हुआ तो उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। मैग्नेटिक फोर्स भी डबल हो गया। इसका मतलब द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है भाई। स्टेटमेंट 3, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी थी v, तब फोर्स F लग रहा था, लेकिन उसने क्या करा, वेलोसिटी भी डबल करी, और जब वेलोसिटी डबल करी तो उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी डबल हो गया। तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। अब अपन ने 2 केस करे थे इधर, कि जब v इज पैरेलल टू b तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा था, 0, और जब यहां पर बात कर रहा था v इज परपेंडिकुलर टू b तब मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क कर रहा था, कितना, मैक्सिमम। मतलब कि अपने को v और b के बीच में एंगल चेंज करते हैं तब भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। मतलब v और b अगर पैरेलल है तो वो चीज़ 0 है, और v और b जब 90 डिग्री है तो वो वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब तुम्हें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ढूंढना है जो 0 डिग्री पर तो 0 होता है लेकिन 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है। बताओ कौन सा है? 0 डिग्री पर तो उसकी वैल्यू 0, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 है। ऐसा कौन सा होता है जिसमें 0 डिग्री पर तो 0 होता है लेकिन 90 डिग्री पर मैक्सिमम मतलब 1 हो जाता है? कौन सा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये v और b के एंगल के साइन पर भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। इक्वेशन नंबर 4। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर है। ठीक है, तो अब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। इक्वेशन 1 2 3 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करो भाई, देखो क्या आता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट रहेगा, F बराबर के क्यू वी बी साइन थीटा, और प्रैक्टिकली के की वैल्यू क्या मिलती है, 1। हाँ, प्रैक्टिकली के की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 1। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आ गया के बराबर F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और अपने को पता है कि साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, v और b के बीच का एंगल है। और अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है। क्या होता है, a क्रॉस b बराबर a b साइन थीटा।
तो यहाँ से बी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी क्रॉस बी। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एफ बराबर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको इक्वेशन 4th, इसको 5, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें अपन तो इसको मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, और अगर वापस खोल दो इसको तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसके केस कर लेते हैं इधर ही। तो सबसे पहला केस 1, व्हेन v इज पैरेलल टू b तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो देखो फोर्स कितना हो जाएगा, तो थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0, देन मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। केस 2 की बात करते हैं। तो V इज परपेंडिकुलर टू B, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो F बराबर क्यू वी बी, और जो कि कौन सी वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से अपने आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कब, जब V और B एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अपन मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो पहले तो बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो तो बात करते हैं कि अपने पास कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, क्यू वी बी न्यूटन। कब आएगी, जब V इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो B बराबर F मैक्स अपॉन क्यू वी, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी यूनिट। और अगर इसको अपन बोले कूलाम को, तो Q बराबर IT, तो कूलाम को लिख सकते हैं अपन एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, एम्पियर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये जो यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये हो गई MKS यूनिट इसकी, और इसे बोला क्या जाता है बेटा, टकला, टेस्ला। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, टेस्ला। तो टेस्ला ने इसकी यूनिट दी थी। तो अब समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, जो कि MKS में होती है। और अगर तुम इसको ही CGS में बदलना चाहते हो, अगर इसको ही तुम CGS में बदलना चाहते हो तो इसकी यूनिट क्या होती है, गाउस। इसकी पूरे की यूनिट क्या हो जाएगी, गाउस। ये ध्यान रखना, CGS में इसकी यूनिट क्या होगी, गाउस। तो अगर CGS की बात करूं तो CGS की न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन, और CGS में क्या होती है इसकी, डायन। तो डायन अपॉन एम्पियर, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और ये जो यूनिट होती है ये होती है अपनी CGS।
और इसको बोलते हैं गॉस। गॉस। अब देखो कन्वर्जन देख लेते हैं इसका, है ना। तो यहाँ से बात करें अपन 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ठीक है। और तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो 1 डाइन में, और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं पता है क्या? नहीं पता, तो वो भी देखते हैं। तो देखो इधर देखना, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मीटर में 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ और ये CGS में आ गया तो डाइन। इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या सीधा लिख सकता हूँ 10⁵ डाइन, एम्पियर का एम्पियर, और मीटर का सेंटीमीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर है? कुछ और गलती करिए क्या? हैं बेटा, क्योंकि एम्पियर भी कन्वर्ट होगा, एम्पियर भी कन्वर्ट होगा। तो ये ध्यान रखना, MKS में इसकी यूनिट ये होती है, और CGS में यूनिट होती है इसकी डाइन। CGS में इसकी यूनिट होती है गॉस। और 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर -4 या 10 की पावर +4 गॉस। अब तुम बोलो सर उल्टा, तो 1 गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। जैसे तुम याद करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी, है ना। तो B बराबर Fmax अपॉन QV। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ Q बराबर 1 कूलम एंड V बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, कि अगर कोई चार्ज है जो 1 कूलम का है और उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिट मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Fmax अपॉन 1 × 1। तो B बराबर Fmax। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हेन द यूनिट चार्ज इज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया कि a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field, then the value of magnetic force on that charge is equal to magnitude of magnetic field at that point, उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर। तो किसी प्लेस पर जहाँ पर एक यूनिट चार्ज यूनिट मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। तो ये चीज़ हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के नाम भी अलग अलग है बेटा, ऐसा नहीं है कि एक ही नाम है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो मैग्नेटिक फील्ड को बोला क्या क्या जाता है, इसके उपनाम, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब कैसे? B बराबर 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, इस तरीके से। और तीसरा तो है ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इसके 3-4 नाम है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। तो सभी नाम इसके ही है मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एमकेएस में टेस्ला, जबकि सीजीएस में होती है गाउस। और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। तो यहाँ पर आज का अपना जो डिस्कशन था मैग्नेटिक फील्ड जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, थैंक यू।